गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हम लोगों का बिहार एसएससी का जो लास्ट टेस्ट हुआ आप लोगों का, उसका मैथ्स का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न जो है आपका वो टाइम एंड वर्क से है। क्या कहता है, देखिए कि आशुतोष और उपेंद्र किसी काम को मिलकर 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आशुतोष प्लस उपेंद्र किसी काम को जब साथ में करते हैं तो वे 20 दिनों में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आशुतोष की काम करने की गति उपेंद्र से दूनी हो तो बताइए कि आशुतोष अकेले काम कितने दिनों में करेगा। अब यहां समझिए कि काम करने की गति जो है उपेंद्र से दुगनी है, यानी कि कार्य कुशलता किसकी, आशुतोष की दुगनी है। किससे? उपेंद्र भाई साहब से। अब सवाल ये है, कहता है कि बताइए कि आशुतोष अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। अब हम लोग क्या निकालें कि टाइम रिक्वायर्ड बाय आशुतोष इस काम को करने में अकेले बराबर, तो क्या फॉर्मूला है समय निकालने का। यहां आता है काम और नीचे आता है आपका उसका क्षमता, यानी उसकी एफिशिएंसी। तो काम कुल कैसे निकालोगे, तो दोनों मिला करके 20 दिन में करते हैं और दोनों का मिला के क्षमता कितना होता है, 3 होता है। तो 20 × 3 जो होगा आपका, ये टोटल वर्क होगा। और करना किसे है, आशुतोष को, जिसकी क्षमता अकेले की कितनी है, 2 है। तो हम इसमें क्या करें, 2 से भाग दें। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा समय आ रहा है वो कितना होगा, तो 10 दिए 30 दिन। हम लोग क्या कहेंगे कि अगर आशुतोष अकेले इस काम को करे तो 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। चलिए, अब यह है कि राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। राम है और श्याम है, किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तथा श्याम तथा हरि उसी काम को 15 दिनों में, और हरि और राम उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो प्रश्न है कि राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब हमें राम की क्षमता निकालनी है। तो हम क्या करें कि कुल काम मान लें कि टोटल वर्क जो है वो हम कैसे मानते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम जो कि 60 दिख रहा है। अब ये हो गया इसका कुल काम। तो हम इस कुल काम के मदद से अब एफिशिएंसी निकाल लें कि 12 × 5 = 60, यानी कि इसका 5 है, इसका हो गया 4 और इसका हो गया 3। और अब प्रश्न यह है ये जो मिला वो किसका मिला, राम और श्याम का मिलाकर, श्याम और हरि का मिलाकर, हरि और राम का मिलाकर। तो जब हम इन क्षमताओं को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 राम 2 श्याम और 2 हरि की जो मिला के क्षमता होगी वो होगी 5 + 4 और +3, यानी कि 12। तो जब हम 1 राम 1 हरि और 1 श्याम का क्षमता निकालेंगे तो ये होगा 12/2, अर्थात 6 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। ये किसका मिल गया, तीनों का मिला के। लेकिन हमें तीनों का नहीं चाहिए, हमें तो पूछा गया है राम के लिए। तो हम क्या करें कि अगर इसमें से श्याम और हरि का क्षमता घटा दें तो हमें राम का क्षमता मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, राम बराबर 6 - श्याम और हरि। श्याम और हरि कितना है, 4। तो 4 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 2। यानी कि हमें राम की क्षमता भी मिल गई। वो कितनी मिली, 2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम समय कैसे निकालें, तो उस कार्य को करने में लगने वाला समय किसके द्वारा, राम के द्वारा क्या होगा, कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना है, 60। और इसमें हम लोग किससे भाग दे दें, तो 60 में हम लोग 2 से भाग दे दें तो क्या मिल जाएगा हमें, 30 डेज।
तो इसका भी आंसर क्या निकल गया? 30 डेज। क्लियर? यानी कि कुल काम 60 है और हमारा जो राम का क्षमता है वो मिला हमें कितना? कहेंगे 2। और हमने क्या किया? उस 60 में 2 से भाग दे दिया तो हमें अपना जो राम को लगने वाला समय था वो हमें प्राप्त हो गया। आइए, अब ये एक टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। टाइम एंड डिस्टेंस का एक प्रश्न है। इसको कैसे हल करें? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहां पे एक प्लेटफॉर्म को पार करना है तो जो समय लगेगा आपका वो लगेगा कुल लंबाई जिसे वो ट्रेन पार करेगी, और वह लंबाई कितनी होगी या कुल दूरी भी आप कह सकते हो एक सेंस में। कुल दूरी और बटे उसकी चाल। तो ट्रेन के सवालों में हमेशा सापेक्ष चाल होता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो यहां पे केवल और केवल ट्रेन ही चल रही है, प्लेटफॉर्म नहीं चलती है, इसीलिए केवल हम ट्रेन की चाल लेंगे। तो कुल दूरी में हमारा जो दूरी होगी वो होगी 600 और प्लस 800, यानी ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और नीचे हम लेंगे सापेक्ष चाल जिसमें केवल और केवल हमारा ट्रेन है वो आएगा 60। अभी क्या है, बहुत नाइंसाफी है। ऊपर की जो यूनिट है वो मीटर है और नीचे वाला है किलोमीटर पर आवर में। इसको बदलने के लिए हम 5/18 से ऐसे गुना करेंगे तो अब ये भी हो गया मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो सेकेंड है वो कहां आ जाएगा? यहां। और अब आप देखिए क्या होने वाला। 8 6 1400 और ये गुने 18 और ये 60 और गुने 5। अब इसको हल करना है तो हम कहेंगे 1 0 से 1 0 जाएगा, 6 से 3 बार में, 5 से 28 बार में, और 28 दिए 84 सेकेंड। हमारा जो जवाब आया वह है आपका 84 सेकेंड। आइए, ये 79 नंबर प्रश्न जो है आपका, ये आपका एसआई और सीआई से संबंधित है ना। अब इसको कैसे बनाए हम लोग? तो पहले प्रश्न समझे अच्छे से। कह रहा है यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले हम ये देखें, यहां हमारा रेट दिया गया है 12% वार्षिक पर एनम, ठीक। और ये कहता है कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें 2 वर्षों का, टाइम कह रहा है 2 वर्ष, तो साइकिल भी हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो अगर हम प्रभावी दर निकालें सीआई का, कि सीआई का प्रभावी दर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है 2r प्लस r² 100%, है ना। तो इससे क्या मिलेगा आपको? 2 गुने 12 प्लस 12² 100%। तो ये आ जाएगा आपका 24 ये आएगा 1.44 यानी 25.44। ये इसका हो गया प्रभावी दर। किस दर से? सीआई। अब अगले ही पल हम क्या करें, इसका एसआई निकालें कि एसआई का प्रभावी क्या होगा। तो एसआई तो बहुत प्यारा है कि प्रति वर्ष समान ही रहता है, इसीलिए बस 2r निकाल लें तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्षों के लिए है। तो 2 गुने 12, अब ये आ जाएगा 24%। तो अब आपके सामने क्या दिया है वो देखें। तो आपको कह रहा है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2544 है तो आप इससे कंपेयर करोगे उसको और आपको ये वाला निकालना है। तो आप क्या कहोगे? चूंकि
2500 जो 25.44 जो है वो 2544 के बराबर है, इसीलिए 24 क्या होगा, यही आपका ऐसा ही मिल जाएगा। तो ये कट रहा है 100 बार में और आ जाएगा 2400, है ना। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमारा जो SI है वो कितना हो गया, आपका 2400 रुपया हो गया। आशा करते हैं आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करें, उस पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। आइए, अब ये प्रश्न आपका LCM से है, LCM। ठीक है, समझिए पहले कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात किया जाए जिसमें जब आप 10, 15, 30, 50 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, परंतु 7 से वह पूर्णतया विभाज्य हो। यहां पर ये छोटी से छोटी, यानी कि हमें करना क्या है, पहले तो इसका LCM निकालेंगे और इनके LCM का जो सबसे छोटा गुणज होगा, LCM का गुणज, जिसमें जब हम 4 ऐड कर दें तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होना चाहिए, तो 7 का न्यूनतम गुणज। के किस मान के लिए ये 7 का न्यूनतम गुणज होगा। अब आप देखिए, पहले इसका LCM निकालिए। तो आप देखेंगे LCM में तो आपके पास 5 तो दिख रहा है 25 के रूप में, आपको एक 3 भी दिख रहा है, केवल एक ही 3 है, और इसमें एक 2 भी दिख रहा है, यानी कि 25 दिए 75 दूना 150 और k + 4, तो ये आ गया आपका 150k। ठीक है, और +4। $150K + 4, और ये क्या होना चाहिए आपका, 7 का गुणज। यही सवाल होता है। तो अब आप देखिए कि k का ऐसा कौन सा मान होना चाहिए जिससे कि 7 से ये पूरा पूरा कट जाए। तो क्लियर है, 154 7 से कटता है, तो हम k का मान क्या लेंगे, 1। इसके लिए हम क्या देखेंगे कि संख्या हमें मिल जाएगा 150 + 4 = 154, सबसे छोटी संख्या, क्योंकि k का मान सबसे छोटा कौन होगा, 1 होगा, और ये क्या है, तो 7 का गुणज, इसीलिए मेरा आंसर 154। अब आप बच्चे कहेंगे सर इसको तो ऑप्शन से बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं ऑप्शन से, है ना, लेकिन जब हम प्रोसेस सीखते हैं तो उसमें तो नियम देखते हैं। अब अगर ऑप्शन की बात कर लें तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो हम जानते हैं कि वो जो भी नंबर होगा वो डायरेक्ट देखेंगे कि 150 से भाग देने पे 4 बचना चाहिए, लेकिन 7 से कटना चाहिए। तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, ये भी कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, एकमात्र यही बचता है जिसमें 150 से भाग देने पे 4 शेष बचे, और ऊपर से वो 7 से कटता भी है। तो हम आसानी से इस पे आंसर लगा सकते हैं, या आप 10 से भाग दे के देख लेते। कई सारा पॉसिबिलिटी है कि 4 बचने वाला केवल एक ही है। जब हम 10 से इसमें भाग देते हैं तो केवल इसी में 4 बचता है, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, और 7 से वो पूरा पूरा कट भी जाता है। तो हम लोग इस तरह से एग्जाम में अलग अलग नियमों का इस्तेमाल करके सवालों को जल्दी जल्दी बना सकते हैं, और उसमें जितना समझ होगा आपके अंदर उतना फास्ट होगा। जैसे हमने क्या किया, तो हमने देखा कि इनमें से कौन जिसमें हम 10 से भाग दें 4 शेष छोड़ेगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कोई नहीं, एकमात्र यही संख्या है जो 4 शेष छोड़ता है। तो क्यों बनाए हम लोग सवाल, फिर तो हम डायरेक्ट वो 4 देख के आंसर मार देंगे। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। चलिए, अब ये प्रश्न देखा जाए, ये एक वृत्त से संबंधित प्रश्न, सर्कल।
अब यह है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी की एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। आप एक वृत्त बनाएंगे और त्रिज्या दिया गया है और उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, केंद्र के 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्शक खींचा जा रहा है और ये उसका हो गया केंद्र बिंदु। ये डिस्टेंस आपको दिया जा रहा है और ये त्रिज्या है उसकी। इसको तो आप बोलेंगे 4, ये ओ, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लंबाई होगी आपकी किसकी, या स्पर्श रेखा की लंबाई यह कितनी होगी। तो ये प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्शक के स्पर्श बिंदु पर डाली गई त्रिज्या इसके ऊपर लंब होती है। तो जैसे ही ये लंब हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा अगर ओ ए बी नाम दे दें तो ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज होगा। जैसे ही समकोण हुआ, हमारे पाइथागोरस बाबा कह के गए कि अगर वो समकोण त्रिभुज है तो उसकी जो दोनों छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो हम उसी नियम के आधार पे अपना जो ए बी है अर्थात स्पर्शक की लंबाई निकाल सकते हैं √5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ये आने वाला है आपका कितना 3, 25 में से 16 जाएगा तो 9 और बाहर निकलेगा आपका 3। और ऐसे भी हम लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत आप लोग बहुत तेज हैं, तो हम देख सकते हैं कि ट्रिपलेट के आधार पे भी आप कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। 3, 4 और 5 एक परिचित पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3, 4 और 5। चलिए अब यह है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नौका को 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बहाव वाले धारा के विरुद्ध 108 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसमें टाइम निकालना है। रफ्तार किसकी दी गई है, नौका की, जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बहाव वाले धारा के विरुद्ध जाना है उसको। तो हमारा जो समय होगा वो होगा 108। दूरी तो परफेक्ट है और जो चाल होगी उसमें क्या होगा, क्योंकि विरुद्ध जा रहा है तो जो हमारे नौका की चाल है 16, उसमें से वो 4 और घट जाना चाहिए, है ना, क्योंकि वो विरुद्ध जा रहे हैं। और इसके हिसाब से फिर इसका समय आना चाहिए। तो 12 9 108 अर्थात वह जो विरुद्ध में जो समय लगेगा, इसके हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अप स्ट्रीम, वह लगेगा उसको 9 घंटा। अगर धारा की दिशा में जाता यहाँ कितना होता, 20 होता। ये कह रहा है कि अगर 28 रुपए में 11 संतरे खरीदकर सीपी और एसपी 28 रुपये में 11 संतरे खरीदता है तो एक का कीमत 28 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो रेशियो क्या मिल रहा है आपको, सीपी का 9:11। ये दोनों तो कट जाएगा तो 9:11। आप देख सकते हो क्या प्रॉफिट कर रहा है वो। तो आप देखते हैं सीपी 9 का है, बेचता है 11 पे है, तो 2 का लाभ होगा, वो भी 9 पे, इसीलिए 100 पे क्या, ये उसका जो प्रतिशत लाभ है वो। तो 22 9 98 198 9 और ये 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 84 ये कहता है कि किसी चुनाव में 2 या 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 50% तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले 10% वोट मिले। यदि हार जीत का निर्णायक जो निर्णय है वो 1760 मतों से हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर मान लीजिए कि टोटल जो वोट थे वो 100 है, तो 3 लोग थे चुनाव में, तो जो जीतने वाला है उसको मिला है 50%, तीसरे उम्मीदवार को मिला है 10% और जो बच गया वो मिला इसको दूसरे उम्मीदवार को।
तो जो हार जीत का निर्णय हुआ वो 50 और 40 के बीच हुआ, है ना। हार जीत का निर्णय 50 और 40 के बीच, यानी कि ये जो 10% जो है आपका, यही आपको दिया हुआ है कितने के बराबर, तो कहेंगे 1760 के बराबर। तो आपको पूछ रहा है कुल मत यानी 100, तो आप कहोगे कुल मतों की संख्या बराबर एक जीरो केवल आप बढ़ा देंगे, है ना। क्योंकि 100 पता करना पड़ेगा, कुल मतलब 100%, 10 इतना है तो पता करना है 100% क्या होगा, तो एक जीरो केवल उसमें आपको बढ़ा देना। अब यह है कि यदि टिकटों के मूल्य को 20% की कमी होने से दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई, तो बताइए कि नकद प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नकद नगद पर प्रतिशत क्या प्रभाव पड़ेगा, नगद पर प्रतिशत प्रभाव। अब यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है तो +20, और आपकी जो दर्शकों की संख्या थी, सॉरी इसमें 20% की कमी हुई है, इसमें आपकी 20% की कमी हुई है -20, और दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई, और प्लस माइनस फिर आपका माइनस होगा, और ये जो मिलेगा यही आपका निर्णायक प्रभाव होगा आपके नगद पे। ये होगा +10 और ये हुआ -6, तो क्या बच रहा है, 4% का वृद्धि होगा उसका। प्लस साइन क्या दिखाता है हमेशा, वृद्धि, कहेंगे 4% का वृद्धि हो जाए। अब ये है सवाल आपका 86, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 रेल से और 9/20 बस से यात्रा करता है और शेष 10 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है। तो बताइए कि उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की थी। तो हम लोग कुल यात्रा मान लेते हैं 20 और 15 का एक एलसीएम लेट, इसकी जो कुल यात्रा है वो 60 है। अब हम समझ सकते हैं कि 2/15 का मतलब कितना हुआ, 15 चौके 4 दूना 8, तो इसमें से 8 भाग वो कैसे गया है, अपनी कुल यात्रा का रेल से, ये गया है वो रेल से, कितना 2/15, तो 15 4 दूना 8, और 9/20 यानी कि 20 3 9 3, ये गया कैसे वो बस से, तो शेष गया पैदल, तो शेष कितना बचा, 27 + 8 35, तो बचा कितना 25। ये उसकी शेष यात्रा हुई जो वो कैसे गया है, पैदल गया है। तो हमारा यही 25 जो किसके बराबर है, 10 के। हम सवाल दे देंगे क्योंकि 25 जो है वो 10 किलोमीटर के बराबर है, 60 क्या होगा कुल यात्रा। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 25 चौका 8 चौका 24 किलोमीटर। उसकी यात्रा कितनी हो गई, 24 किलोमीटर। अब यह है कि 600 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग मीटर की दर से, ये हो गया आपका 21,60,000 रुपये में खरीदे गए वर्गाकार भूखंड का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसकी मदद से क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल, क्योंकि जब आपको कॉस्ट दिया गया वो कैसा दिया गया है, प्रति वर्ग मीटर। तो वर्गाकार क्षेत्र का या भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा कुल कितना कॉस्ट था उसका,
तो 21,60,000 और बटा प्रत्येक इकाई का उसका 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट, तो इतना रुपया तो हो जाएगा, सॉरी इतना एरिया हो जाएगा उसका, इतना वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल होगा। और 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही चला जाएगा, और 6 से ये कट रहा है 36 बार, यानी कि 3600 वर्ग मीटर, 3600 वर्ग मीटर। अब हम जानते हैं कि वर्गाकार भूखंड की प्रत्येक भुजा क्या होती, बराबर होती, तो हम लोग कहते हैं कि उसकी जो भुजा होगी उसका जो स्क्वायर होगा यही 3600 है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। यानी आपको वर्ग का प्रत्येक भुजा मिल गया, तो उसकी परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने भुजा। तो वर्गाकार भूखंड का परिमाप कहेंगे 4 गुने 240 मीटर, ये हो गया उसका परिमाप। अब ये प्रश्न देखिए क्या है, आपको गिवन है a बाई बी प्लस b बाई ए -1 इक्वल टू जी। और जब इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो हमें दिख जाता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी इक्वल टू, ये जैसे ही हमें दिखता है तो इसके साथ हमारा अब जान पहचान बढ़ गया, क्योंकि इसको भी हम पहचानते हैं और इसको भी जानते हैं कि हमारा जो ये कंसेप्ट है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, जब इसको हम ब्रेक करते हैं फैक्टर फॉर्म में तो ये आता है ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये तो शून्य है, तो शून्य में जब हम ए प्लस बी से गुना करेंगे तो बेचारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा शून्य ही हो जाएगा। तो हम लोग इसका जवाब इतना निकाल के भी दे सकते हैं, है कि नहीं। आइए, अब ये कहता है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी। यहीं पे ध्यान देना है, शेष 75 नहीं, शेष के 75 कि अगर टोटल 100 है, अगर टोटल 100 स्टूडेंट है मान लीजिए, तो उसमें से उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले तो क्या किया, 40% छात्रों को क्या दे दिया, ग्रुप ए दे दिया। उसके बाद जो शेष बचा 60 बचा शेष, इससे 60 को फिर बांट रहा है। कैसे बांटा 60 को, तो कहता है शेष के 75%, तो इसका 75% जो होगा माने 3/4 ये होगा 45, इसको ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी। तो यहां बचा कितना, 45 से 15 ही बचा था केवल, यही 15 आपको दे दिया गया है ग्रुप सी, और जो वास्तव में कितना छात्र है वो 12 है, यानी कि यही 15 जो मेरा है वो 12 है। तो पूछ रहा है कि ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो हम क्या कहेंगे, चूंकि हमारा जो 15 अनुपात है वो हमारा वास्तव में 12 के बराबर है, इसीलिए हमारा 100 कितना, ये हमारा टोटल मिल जाएगा हमको। तो 15 8 यानी कितने होंगे छात्र, 80 लोगों ने ग्रुप के लिए आवेदन किया। जो ऐकिक नियम समझ गए ना, जो हम लोग कौन सा मेथड पढ़ते थे बचपन में, एक यूनिटरी मेथड। मैक्सिमम प्रश्न हम लोग किससे बना लेते हैं, कंपेयर करके, वो कमर्शियल का हो या वो टाइम एंड डिस्टेंस का हो, हम लोग हर जगह कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं। इसमें 2 तरह के रिलेशन थे ना, एक था सीधा अनुपात, एक था विलोम अनुपात, मतलब सीधा रहता था और एक उल्टा रहता था। तो उसी आधार पर ना क्या बोले, चूंकि 15 वैल्यू कितने के बराबर है, 15% 12 है, तो 100 कितना होगा। यही चीज हम लोग स्कूल लेवल में कैसे लिखते थे, चूंकि क्या बोलते थे 15% बराबर 12, इसीलिए 1% पहले निकालते थे, है ना, तो ये घटता था। अभी बोलते थे इसीलिए 100 क्या होगा, तो 12/15 और गुना 100। तो इसी चीज को हम लोग अब क्या करते हैं, एक ही बारे में लिख देते हैं, है ना, और बात तो वही है, सेम टू सेम। आइए
ये कहता है कि 6 कुर्सी तथा 14 मेजों का मूल्य वही है जो 20 कुर्सी और 11 मेजों का है। तो इसमें तो आराम से निकाल लेंगे हम लोग। 6 चेयर प्लस 14 टेबल्स का रेट सेम है तो 20 चेयर प्लस 11 टेबल्स का है। तो साइड चेंज, 3 टेबल का कॉस्ट 14 चेयर के बराबर है। अब सवाल यह है कि यदि एक कुर्सी का मूल्य 300 है तो जरा हम लोग रेशियो अगर निकाल लें टेबल से चेयर का कीमत, तो यह आता है 4/3। तो एक कुर्सी का मूल्य 300 है तो एक मेज का मूल्य निकालिए। तो 3 को कितना गुना करना होता है? 300 करने के लिए 100 गुना। तो अगर नीचे 300 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 1400। यही पूछ रहा है आपसे कि एक टेबल का कीमत क्या होगा, हम दे देंगे 1400। फिर यहाँ क्या यूनिटरी मेथड, यहां से क्या बोलेंगे, चूंकि 3 बराबर में 300 इसीलिए 14 क्या होगा। हर जगह क्या देखोगे आप, कंपैरिजन ही आता है, यूनिटरी मेथड ही आता है आप करीब करीब। अब यहां देखिए कहता है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपये दिए जितने लड़कियों की संख्या थी, और प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपये दिए जितने लड़कों की संख्या थी। तो बताइए अगर कुल इकट्ठा किया गया धन 1600 रुपया का हुआ हो तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या थी? अब समझिए जरा। और हम लोग देखते हैं कि लेट बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक कितने थे, नंबर हम लोग बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ, हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे, अभी हम लोग ये नहीं कहेंगे किसको कितना मिला, कहेंगे नंबर ऑफ बॉयज, इसको मान लेते हैं x, ठीक, और नंबर ऑफ गर्ल्स y। तो जैसा कि प्रश्न कहता है कि जो हमारे x लड़कों ने, प्रत्येक ने कितना दिया है, तो जितना लड़की का संख्या था तो सबने y रुपया दिया होगा। अगर x स्टूडेंट है तो लड़के हैं तो सब y रुपया, तो लड़कों द्वारा एकत्रित धन कितना होगा, xy। और लड़कियों ने जिनकी संख्या y है उन्होंने कितना दिया है, तो लड़कों की संख्या के बराबर, तो वो क्या हो जाएगा xy इंटू x, और कुल मिला के धन कितना आया है 1600। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, ये हुआ प्रश्नानुसार, है ना, तो लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। तो ये हो जाएगा 2xy बराबर 1600। देयरफॉर आपका जो xy का मान आ रहा है वो 800 आ रहा है। अब ये 800 होने के लिए xy के ऐसे बहुत सारे पेयर पॉसिबल हैं, जैसे कि हम लोग कहेंगे 1 गुना 800 भी हो सकता है, 2 गुने 400 भी हो सकता है कि नहीं जी, फिर 4 गुने 200 भी हो सकता है, फिर हम कहेंगे कितना, ऐसे बहुत सारे हैं जो गुना करने पे खाली कितना आ जाए 800 आ जाए। 5 गुने 160 भी हो सकता है, 8 गुने 100 भी हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, है कि नहीं। 8 गुने, फिर हम लोग कहेंगे 10 गुने 80 भी हो सकता है, ऐसे 20 गुने 40 भी हो सकता है। हम सारा नहीं लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल हैं। तो हम कैसे बताएं कि लड़का कितना लड़की कितनी, एग्जैक्ट बताना संभव नहीं है, खाली इतना श्योर है कि दोनों गुणनफल कितना होगा 800। तो 20-40 भी हो सकता है, ये सारा का सारा एक पॉसिबिलिटी निकल के आता है, ठीक है। इसीलिए हम जवाब क्या देंगे, और सब इसका उल्टा भी फिर, कि अगर लड़का 1 लड़की 800, लड़की 800 लड़का 800 लड़की 1, यानी ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगे। इसीलिए क्या जवाब देंगे हम लोग, डांटे अपर्याप्त। कोई सोच लेगा सर नहीं सर आप 40 दे देते आंसर ठीक रहता, 40 गुना 20 तो होता है, जैसे यहाँ आएगा ना 10 के बाद आपका क्या आ जाएगा, यही ये 20 गुना 40 आएगा ना, तो आप बोले यही आंसर होगा सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, ये अभी बहुत सारे पॉसिबिलिटी और चलेंगे। ये वाला कि यात्रियों से भरने के बाद रेलगाड़ी चली, पहले स्टेशन पर 1/4 यात्री उतर गए और 330 यात्री चढ़ गए। अगर मान लीजिए जो चली, जब वो तो चली तो टोटल यात्री कितने लेके चली, नहीं कितने यात्रियों को लेके चली थी,
एक्स यात्री को लेके चले। जब लेके चले तो उसमें से स्टेशन पर 1/4 उतर गए, तो बचे कितने? 3/4 यात्री बच गए। और उसमें फिर कितने चढ़े? 330 चढ़े। ये हो गया पहला स्टेशन के बाद। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से आधे उतर गए, यानी कि इसका आधा बचा और 24 यात्री चढ़ गए। फिर तीसरे स्टेशन पे गाड़ी में कितने यात्री थे? 225। ये कह रहा है कि फाइनली कितना यात्रा था? जब दूसरे स्टेशन चला और जब ट्रेन रुका तीसरे स्टेशन पे, तो देखता है कि उसमें 225 लोग। अब इसको हल करने में जितना समय लगेगा उतना ही लगेगा। तो 24 घटेगा तो 200 कितना? 1। 201 गुने 2 402। तो 402 माइनस 330 घटाइए 2 72 ना। तो 24 चौका यानी कि क्या कहेंगे, शुरुआत में कितने यात्री थे? 96 ही ना आएगा? ठीक तो है। 330 यात्री चढ़े थे ना, शुरुआत में कितने थे ये पूछ रहा है। आपका ऑप्शन क्या देखिए, तो इसका आंसर है यात्री काफी कम थे, 96 थे। तो 96 थे तो 1/4 उतर गए थे, तो 3/4 बचे थे। ठीक है, बहुत कम यात्री था। दिया ना डी? ठीक है, ठीक बनाए थे कि नहीं इसको? तो कैलकुलेशन तो ठीक ही ना है। 24 गया 201, 201 से इसमें हम लोग गुना किए तो 201 402, उसमें 330 घटा 72, अब 72 में 3 से काटे तो 24, 24 होगा। आइए, थोड़ा कम लगा हमको यात्री बहुत, इसलिए चेक कर रहे थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जो 95% वोट वैध थे और सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 684 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कि अवैध मतों की संख्या क्या थी? अब समझने वाली बात यह है कि जैसे कि अगर 100 वोट था टोटल, तो 100 में से जो कहानी हुई है वो क्या हुई है? वोटिंग तो केवल कितने की हुई है? केवल 95 की ही वोटिंग हुई। तो अगर हम कुल ये जो 5% जो वोट है तो अवैध है, ये तो अवैध वोट है और ये वैध है। तो हमें पता करना ये कितना होगा। तो पहले ये पता कर लें कि ये कितना है, तब उसका 5% निकाल देंगे। तो हम कहते हैं कि जो हमारा अगर ये x मान लिया जाए इसको, तो x का कितना वैलिड वोट है? 95। और इसमें से इस 95 में से एक को 60 मिला और एक को 40। इस 95 में तो 2 हिस्सा हुआ ना, एक को 60% और दूसरे को। तो जो जीता है कितने से? इसका मतलब ये नहीं कि इसको 684 मिला है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको कहेंगे 20। ये दिया गया है, यानी कि 60 में से 40 गया तो 20%। और वो कितने के बराबर है? 600, यानी कि 95 का 20% 684। तब बताइए कि हम कह सकते हैं उसका फिर 5 क्या होगा? तो अब सॉल्व करें इसको। x बराबर 20 से 5 से 19 से उसको काटा जाए, 19 × 57, 19 25 6 114। तो 3600 क्या था उसका टोटल वोट था, और उसका 5% यानी 180। तो जो अवैध इनवैलिड वोट्स ये हो जाएगा आपका 3600 का 5% यानी कि 100। तो यही यहां पे मिस्टेक नहीं करना है कि 60 में से 40 घटा वो 20%। 95 का 20 कितना हो जाएगा? ऐसे भी निकालेंगे तो 19 है ना।
अब ये देखिए, कहता है कि 20% दूध पर, 10% जूतों पर, 50% भोजन पर, 5% बिजली पर व्यय करने के बाद तो कितना हो गया खर्च उसका? 20, 10, 30, 50, 30, 80 या 5, मतलब 100 में से भाई साहब ने 85 खर्चा कर दिया, तो जो बचा उसके पास कितना बचा? 15। अब कहता है कि इस बचत से, यही उसका बचत है, इससे वह 2 दर्जन मौजों को खरीद सकता है और कुल मौजों को जब 120 में बेचा है तो उसको 100% का लाभ होता है। तो हमें यह पता करना है कि वो जो 2 दर्जन जो मौजा था, ठीक है, उसका सीपी क्या रहा होगा, ये पता करना है हमको। 2 दर्जन ना निकाल, यहां निकाल रहे थे हम, उधर लिखने में थोड़ा सा दूर जा रहा था। तो 2 दर्जन मौजों का सीपी, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 200% कितने के बराबर है? 120 है, इसीलिए 100 क्या होगा? 60 तो दिख ही रहा है पहले से ही, तो 60 रुपया हो गया आपका। और यही 15 है, जो बचत है उसका वही ना 60 है, तो यही 15% जो है आपका, वही कितने के बराबर है? 60 के। तो उसकी कुल आय यानी 100, यही ना कुल आय है, तो उसकी कुल आय यानी 100 क्या होगा? 400। 15 चौके 100 चौके 400, तो कुल आय हो जाएगा 400 रुपये। बस यही कहानी है ना। इसमें आइए कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों 5:7 के अनुपात में, जब कक्षा में 24 लड़के और आ जाते हैं तो अनुपात उलट जाता है। इसको हम लोग अनुपात से भी बना सकते हैं और एक्स से भी बना सकते हैं। लड़के आ गए हैं ना, कितने लड़के आ गए हैं? 24 लड़के, और अनुपात उलट गया, मतलब 7:5 का हो गया। 5:7 से 7:5 का हो गया, तो 5 × 5 = 25 और 24 × 5 = 120 और 7 × 7 = 49, तो कितना घटेगा? 24 बचेगा, और 24 × 5 = 120, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि बताइए कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो कितनी लड़की कितनी है? 7x। तो लड़कियों की संख्या तो 7 × 5 35 35। अब ये है कि एक ग्वाला 7.5 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है, उसमें कुछ पानी मिलाकर 9 रुपये के हिसाब से बेच देता है। इस प्रकार वह 50% आय कमाता है। तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत क्या है? मतलब मिश्रण में दूध कितना है, वो जो मिलाया है तो वो कितना उसमें दूध है और कितना उसमें पानी है, वही ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो हमें ये चेक कर लेना है कि वो जो मिश्रण है उसमें कितना दूध कितना पानी, मेन तो यही काम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रेट है ये तो विक्रय मूल्य है उसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मदद से पहले मिश्रण का सीपी निकालना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले तो हम पता कर लें मिश्रण का सीपी क्या हो। कौन सा मिश्रण जी? इसमें दूध और पानी मिला हुआ है, तो मिश्रण का सीपी। तो चूंकि ये 9 रुपया वाला जो है वो 50% प्रॉफिट वाला है, कहा ना, तो यानी 150 कितने के बराबर? 9, इसीलिए 100 क्या, ये हो जाएगा इतना रुपया प्रति लीटर। तो अब कितना हो गया? 0 0 कैंसिल, 5 3 छक्के 90 कर दीजिए एक ही बार में, छक्के 90 सीधा कट जाएगा, 6 आ। तो 6 रुपया प्रति लीटर, 6 रुपया प्रति लीटर। चलिए अब हमारा काम क्या है
सीपी तो आ गया मिश्रण का। अब लगाते हैं एलिगेशन। तो एलिगेशन क्या कहता है कि पहले यहां पे क्या था, दूध था, अब मिला क्या रहे हो, पानी। तो हम सबका क्या करें, सीपी लिखे सबका। तो दूध का सीपी तो दिया हुआ है 7.5, इसका सीपी कितना होगा, 0। पानी में कोई कीमत नहीं है। और फाइनली मिश्रण का 6 रुपया प्रति लीटर। तो अब हम क्या करें, इसका जो डिफरेंस है वो करेंगे। तो ये आएगा 6 और ये आएगा 1.5। तो क्या रेशियो दिखा आपको, 4:1 का। यानी कि जो मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी किस अनुपात में है, 4:1 में। तो पूछ रहा है बताइए कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत, दूध का प्रतिशत कितना ले। तो टोटल तो 5 है और उसमें 4 है, तो इंटू 100, 80%, 5 8 40। तो क्या देख लिए हम लोग कि दूध कितना होगा उसमें, कहेंगे हम लोग 80% दूध होगा। ठीक है। एक चिड़ियाखाने में खरगोश तथा कबूतर है। कुल सिरों की संख्या 90 और कुल पैरों की संख्या 224 है। तो खरगोश की संख्या क्या, तो खरगोश की संख्या, ठीक। तो कैसे निकाले हम लोग, डायरेक्ट देखते हैं कि अगर खरगोश निकालना है तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो टोटल सिर है वो तो 90 ही है। तो 90 अगर मानिए सब खरगोश होते तो क्या हो, हाँ क्यों नहीं, इससे नहीं बन जाएगा, हम जो बता रहे हो समझिए ना। एलिगेशन क्यों है, एक्स मानिए, एलिगेशन करिए, 75 को नियम है। लेकिन यहां देखिए क्या हुआ, केवल यही सोचना है केवल आपको, जैसे 90 है ना यहाँ, तो आप केवल इतना सोच लीजिए अगर खरगोश निकालना है तो आप देख लीजिए कि सब के सब अगर क्या होते, मुर्गी होते, तो 2 पैर वाला कौन है, कबूतर होते, तो कितना पैर होता, केवल 180 पैर होता। तो कितना ज्यादा है देखिए, तो 180 से कितना ज्यादा है, 44, बस 44/2 कर दीजिए, कितना आ गया, 22। अब बताइए तो क्या करना है, समझ केवल डेवलप होना चाहिए कि अगर आपके दिमाग में ये पता है तो आप बहुत जल्दी बना सकते हो। क्या किया आपने कि 90 अगर संख्या है तो कुल पैर हमारा 180 ना होना चाहिए, लेकिन पैर है क्या गो, 224 माइनस 180 एक्स्ट्रा। तो जितना ज्यादा है ना तो उतने ही 2 पैर वाले जानवर होंगे। 4 बार वाले कितने, 4 वाले, जितना 2 पैर ज्यादा है उतना ही 4 पैर वाला जानवर होगा, जिनके पास 2 एक्स्ट्रा पैर है। तभी ना 44 को एक्स्ट्रा पैर चाहिए हमको। तो 44 को कहां से लाएंगे, जब तक कि 22 को जानवर अलग नहीं होगा जो 4 पैर वाला होगा। तो इस तरह हम लोग बनाते हैं, अगर समझ डेवलप है तो परफेक्ट है, नहीं तो फिर हम लोग और इसके अलावा एलिगेशन यूज करते हैं, या हम लोग एक्स मान के बना लेते हैं ना। एलिगेशन भी बेस्ट है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मानिए टोटल कितना है, 90 है, तो इसमें भी 2 तरीका है एलिगेशन में भी। एक क्या होता है, कुल पैर यूज कीजिए, एक होता है औसत पैर यूज कीजिए आप। तो अगर कुल पैर यूज करते हैं, मान लीजिए खरगोश है यहाँ पे, हम लोग तो कम से कम इसमें 5-7 को नियम बताते थे बच्चों को, खरगोश और ये कौन, कबूतर। तो अगर कहें कि मान लीजिए कि हमारे 90 के 90 क्या है, सबके सब वही है, तो हम कहेंगे कितना पैर हो जाएगा, कहेंगे कि 90 चौका सबका मिला के 360। और अगर सबके सब कबूतर हो जाए तो केवल 100, आज यदि है कितना 224। तो इससे आपको अनुपात मिल जाएगा कौन कितना, घटाइए 44 ना, और ये कितना 136, कटेगा 2 से फिर 22, और ये 2 छक्के 12 और 2 8 16 हो दो गया 22 68। तो 22 को खरगोश और 68 को कबूतर जोड़ के 90 हो जाएगा। चाहो तो औसत संख्या निकाल के भी बना सकते हो कि औसत पैर कितना होगा, उससे भी हो जाता है। जैसे खरगोश का कितना लेंगे 4, कबूतर का 2, और वो कितना हो जाएगा आपका 224/90,
24/90 इस तरह से वो बनता है। एक नियम थोड़ी है। फिर चाहो तो x मान के निकालो। हाँ, ये है कि डायरेक्ट बनाओ, ये है कि कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट देखो कितना ज्यादा है। यदि ज्यादा निकाल रहे हो तो कबूतर खरगोश मिलेगा, 4 पैर वाले मिल जाएगा, कम करोगे तो फिर कबूतर मिल जाएगा। तो ये बिना किसी कंसेप्ट मतलब फॉर्मूला का ये काम कर सकते। लिख लिया ऊपर वाला, ये तो हम डायरेक्ट बता दिए थे एक ही बार में, इससे आता। नेक्स्ट, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 45 वर्ष है। 10 नए छात्रों के आ जाने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो नए छात्रों की औसत क्या होगी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नए छात्र आए हैं उनके आने से इनमें बाहर आई है, तो खुशी आई है, तो पक्का है कि 45 से तो ज्यादा ही होगा वो, क्योंकि उनका बढ़ गया ना, उनका बढ़ गया है, तो मतलब 45 से पक्का है कि वो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? ये इतना ज्यादा 45 से कि ये अपना तो 0.2 बढ़ाया ही है, 45 ज्यादा है ना अपने भी, और इन 40 छात्रों का भी, तो 40 + 10 मतलब 50 छात्र में कितना बांट दिए? ये 0.2 बांट दिए। और क्या पूछा था आपसे? नए छात्रों की औसत आयु, तो 45 आयु से कितने आदमी बांटेगा? ये सब ये जो दिया है ये गलत नहीं दिया है। औसत आयु 45 वर्ष दिया है जी, 15 देता तब ना ऐसा आंसर होता। अगर मान लीजिए वहां नहीं, क्या 45 में आंसर 15 आ जाएगा, घट जाएगा। ये क्या दिया हुआ है? औसत आयु कितना है? 45 है, तो उनसे बढ़ा है तो उसका और कम हो जाएगा औसत। ये गलत है, ऑप्शन गलत है। ये बढ़ेगा तो बढ़ना जाएगा जी। ये 45 तो उनका औसत होगा ही होगा, और इतनों का वृद्धि है। और कितने बच्चों के बीच? 10 बच्चों के बीच, तो प्रत्येक में इतना का होगा। तो 45 अब प्लस 50 दूना कितना? 10 होगा ना ये, और 1 46 आंसर आएगा। वही ना हम बोल रहे हैं, दिया ही नहीं ऑप्शन में। इसको कर दीजिए 46, या तो इसको 15 करवा दीजिए। वो जो 45 है उसको एक्चुअली 45 होना भी नहीं चाहिए, पता है क्यों? ठीक है, बताते हैं कि छात्र हैं तो छात्रों का औसत आयु 45 नहीं होना चाहिए था। कितना होना चाहिए? 15, तब ना 15 1 16 हो जाता। लेकिन हमें उसे क्या करना है, क्वेश्चन चलेंगे तो 46 वर्ष आ जाए। इसमें भी हम क्या लगा सकते हैं पता है आपको? एलिगेशन यहां भी लग जाता है, एलिगेशन का मेथड इसमें भी लग जाता है। चलिए नेक्स्ट, ए किसी काम को 15 दिनों में, जब बी उसे 24 दिनों में, और सी कितने में? 20 में, तो तीनों साथ साथ काम शुरू किए, लेकिन ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद और बी शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो बताइए पूरे काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? पहले क्षमता खाली निकाल लो, कम काम खत्म। ए 15 दिन, बी 24 दिन, सी 20। 120 तो दिखिए क्या? 120, तो तीनों का क्षमता अलग अलग, 8, 5 और ये 6। अब प्रश्न देख लीजिए कि काम कैसे हुआ है। तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? तो पूरा कौन किया? सी किया। पूरा काम तो सी किया है, तो जितना देर में सी लगेगा टाइम उतना ही लगेगा। चलिए कौन कितना कर लेगा? 120 में घटा दीजिए। किससे किसका काम है? तो 3 दिन के बाद बी तो कितना कर देगा? 3 दिन में बी 5 दिए 15। हाँ ए, अच्छा ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद, सॉरी ए पहले 3 दिन बाद, ए गया है 3 दिन बाद, और बी गया है 4 दिन के बाद, यानी 5 गुने 4 बस। और करेगा पूरा कौन? बचा हुआ काम सी करेगा। तो 8 दिए 24, 24 घटेगा आपका 100 में से, तो कितना आ जाएगा? 76। तो 76/6 और कटेगा ना ये 2 से, 2 से काटेंगे तो
38/3, और काटेंगे तो 12, 12 3 36 और 2 36। हम लोग क्या चेक कर लिए कि पूरे समय तक कौन रहा है, सी रहा है, तो सी कितना दिन काम करेगा, वही हमारा कुल काम लगेगा समय खत्म होने में। 150 मीटर लंबी एक गाड़ी एक मील पत्थर को 15 सेकंड में और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो बताइए कि दूसरी गाड़ी की चाल क्या रही होगी। सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा कि जो पहला वाला गाड़ी है उसका चाल तो दे दिया यहां पे कि पहले वाले का चाल कितना, देखिए तो पहली गाड़ी का जो चाल होगा, पहली गाड़ी का चाल किसका, पहली गाड़ी का, ये हो जाएगा 150 अब बटा में 15। मील का पत्थर समझ रहे हैं ना, जो हम लोग का माइलस्टोन होता है उसको, तो ये आ जाएगा कितना मीटर पर सेकंड आपका, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया पहली की चाल। अब सवाल है कि अगर विपरीत दिशा में कोई गाड़ी आ रही हो और उसी लंबाई की, तो 12 सेकंड में पार कर लेती, तो सापेक्ष चाल कितना होगा, सेकंड केस में सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल मतलब किसका किसका चाल जुड़ेगा इसमें, पहले गाड़ी का चाल प्लस दूसरी गाड़ी का चाल, ये सापेक्ष चाल होगा, बराबर कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो 150 प्लस 150, और टाइम कितना ले रहा है 12 सेकंड, तो इसमें क्या चाल आ रहा है 300/12 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, है ना, यानी लेंथ टाइम भी जुड़ेगा, तो दूसरा केस है ना, ये तो एक केस में पत्थर को पार कर रहा है, वो खत्म, उसका कहानी खत्म। अब कह रहा है कि अगर वो एक ट्रेन को पार कर देता जो उसके कहां से आ रही है, ये पहला केस में क्या था कि एक रेलगाड़ी एक माइलस्टोन को पार कर रही है, एक माइलस्टोन को, ठीक है, इसको पार करे मतलब अपने आप को पार कर, और दूसरा केस में क्या था, एक दूसरे को पार कर रही है ऐसे। तो इसीलिए हम लोग सापेक्ष चाल निकाले हैं, वो क्या किए, दोनों को चाल को जोड़े, और ये तो कुल दूरी बटा समय, तो कितना मिला आपको 25, तो 25 जो मिला वो दोनों का योगफल ना है, तो आपको एक दूसरे वाले का चाल कितना मिल जाएगा, आपको चाल ऑफ सेकेंड गाड़ी, तो 25 माइनस 10, 25 माइनस इसका 10 न है, तो क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब बदलना किसमें है, किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए, 15 गुने 18/5, तो 5 दिए 18 दिए 54 किलोमीटर पर आवर। यही है, चीजों को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेंगे, तो ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, ये सारा तो हो गया है ना। तो